डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे 2017 के प्रीलिम्स के पेपर को और हम देखेंगे कहाँ रूल्स एप्लीकेबल थे, कहाँ एप्लीकेबल नहीं थे, क्या बेसिक फैक्ट्स हमें आना चाहिए था, क्या नहीं आना चाहिए था। एक बार मैं फिर से इस वीडियो की स्टार्टिंग में स्ट्रेस देना चाहूँगा कि नॉलेज पारामाउंट है, रूल्स उसके ऊपर वर्क करता है। नॉलेज एंड रूल्स का समन्वय, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। आप रूल्स को कॉन्फिडेंटली तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास एक बेस नॉलेज होगा। सो कीप रीडिंग फ्रॉम द बेसिक सोर्सेज। और सारे टेस्ट सीरीज करने जरूरी नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट कि आप 1000 टेस्ट सीरीज करके जाइएगा तो आपका सिलेक्शन होना श्योर है और 10 करके गए तो श्योर नहीं है। सारे टेस्ट सीरीज में रूल्स वर्क भी नहीं करते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। नॉट ओनली रूल्स, रूल्स अकेले पार लगाना मुश्किल है। रूल्स से अकेले आप पार कभी नहीं कर सकते। आपको हमेशा बेसिक नॉलेज को अपना पिलर बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर रूल्स लगाने होंगे, तो आपका सिनर्जेटिक इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, आपके नंबर्स ड्रास्टिकली जो कि बढ़ सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि अगर इन रूल्स को अगर आप अप्लाई करने में सक्सेसफुल होते हैं आफ्टर योर बेस नॉलेज, तो अगर आप 91 या 100 नंबर के आसपास रहें तो आपको 5 से 10 नंबर का अच्छा फर्क पड़े। 10 से बेसिकली उतने मार्क्स ही आपको कट ऑफ के अंदर लेके आ जाएं, यही इन वीडियोस से कोशिश है, इन वीडियोस की यही प्रेरणा है। अगर आप सेफर साइड पे पहले से ही 120 130, आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 50-60 नंबर पर हैं तो आप अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करिए, 80-90 तक के फंडामेंटल्स तक पहुंचिए, उसके बाद आपको इन वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए इस वीडियो को हम तेज़ी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि रूल्स हमें पहले से पता है। विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस इन दिस। तो जैसे ये सवाल आया था और 50-50 का दो हम वीडियो इसमें बनाएंगे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में प्राइवेट मेंबर का बिल का बात किया गया था, इसमें ओनली वर्ड दिया हुआ था। रूल के हिसाब से जनरली ओनली गलत होता है और साफ साफ पता भी चल रहा था हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड। काफी रैंडम स्टेटमेंट था ये, तो ये तो पहले ही गलत हो जाता, ये ऐसे ही कट गया। एंड देन प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इतने दिनों से प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होना जब से हम आज़ाद हुए हैं, दिस शुड फ्लैग योर माइंड कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर नाइदर हो जाएगा। नाइदर काफ़ी सारा आंसर रहता है, तो ये आसानी से गेस भी किया जा सकता था कि पहली बार होना और ओनली सिर्फ ये लोग कर रहे हैं, ये दोनों गलत होगा। इस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते थे एग्जाम कंडीशंस में भी आसानी से। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था एग्जाम में भी, और बाद तक भी इस पे रंजिश बनी रही। एक चीज इस पे हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि हाँ, ऋग्वेद में गोल्ड सिल्वर कॉपर जो सेकंड स्टेटमेंट था, इंडस वैली पीपल ओनली न्यू कॉपर एंड आयरन, ये गलत है। इससे ज़्यादा चीज़ें भी उन्हें पता थी, इंडस वैली में पाया गया है, कई सारे ऑर्नामेंट्स और पाए गए हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम इलिमिनेट कर सकते थे। तो कई लोगों ने मतलब बेसिक हम लोगों ने यही पेपर दिया था, मैंने भी यही पेपर, तो हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए थे। 1 को तो फिर देखने की जरूरत नहीं था क्योंकि 1 कॉमन था। 3 में बहुत कंफ्यूजन हो गया था कि हॉर्स उस समय एक्चुअली पाया गया था या नहीं पाया गया था। कोई एविडेंस नहीं होना हॉर्स का। देयर इन इंडस वैली वाज अ वेरी ट्रिकी स्टेटमेंट, बट यूपीएससी कंसिडर्ड कि ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर सी माना गया। ध्यान से इन क्वेश्चंस को देख के रखिए, यूपीएससी में रिपीट देयर क्वेश्चन इन दिस फॉर्म और सम अदर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम है, समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज होता है। तो देखिए इसमें दो ऑप्शंस जो थे ए एंड डी सिमिलर थे, सर्टिफाइंग द स्किल सर्टिफाइंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश किया कीजिए। नाउ प्रायर लर्निंग है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप ऑलरेडी स्किल ले रहे हैं एनएसडीपी के अंदर ट्रेनिज, तो वो तो सर्टिफिकेट्स आपको मिलेगा ही, उसका तो रिकॉग्निशन रहेगा ही। कोई ऐसा चीज जो पहले से रिकॉग्नाइज नहीं होता आया है, उस प्रायर लर्निंग को जो आपने पहले कहीं सीखी है उसको रिकॉग्नाइज करने की ये के लिए ये बनाया गया था। तो ये बेसिकली ये हो जाएगा कि कोई ट्रेडिशनल चैनल से आपने ये स्किलिंग पाई होगी, तो आप इसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसमें कुछ हद तक रूल वर्क करता है, कुछ हद तक आपका कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। हर कॉन्सेप्ट रूल तभी वर्क करेगा जब आप सोचेंगे सही से और सिंपल रखेंगे सोच को, कॉन्वुलेट नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। इकोलॉजिकल में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, अगेन कोई रूल इसमें काम नहीं आएगा आपको। दीज आर फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी। सदर्न जो रीजन्स हैं आप देख रहे हैं, बार बार यूपीएससी पूछता है टाइगर रिजर्व, एंड हर साल एक क्वेश्चन आता ही है सदर्न के टाइगर रिजर्व से।
तो हमें जैसे एग्जामिनेशन में बस ये पता था कि नालामाला है, ये है आपका आंध्र प्रदेश के आसपास में, नागरहोल कर्नाटक में, बट वी ऑल्सो डिड नॉट नो कि ये कहाँ है और ये कहाँ है। ये कहाँ है मीन्स तमिलनाडु में था, तो ये चांसेस थे इसके, दिस वी आर नॉट वेरी श्योर। तो इसका आंसर था सत्यमंगलम, ये दोनों के तमिलनाडु में होने के कारण दोनों का ओवरलैपिंग रीजन में। इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी, या किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ये इक्वालिटी का मतलब होता है। पोलाइटी में कई सारे क्वेश्चंस जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं उसके लिए जाना चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक पूछा गया था। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह का दिया जाए कि जब ब्यूरो अंडर दिस एंड दिस, ये सब जो फैक्चुअली स्टेटमेंट होते हैं गलत होते हैं। ये किसी और के अंदर होगा, WWF के अंदर शायद था। और द मिशन ऑफ द ट्रैफिक इज, अब ये मिशन दे रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है इसका, तो देखिए डिस्क्रिप्शन गलत दिया है कि सही दिया है। ट्रेड इन द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट ए थ्रेट टू कंजर्वेशन, तो ये तो बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसका, तो आंसर ये हो जाएगा। डिस्क्रिप्शंस आर राइट एंड टिल कहीं उस पर कोई कैच ना हो, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई कैच या इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं दिया है, ये आपको देखना चाहिए। तो ये पढ़ के भी सही दिख रहा है, और ये तो आपको पता है कि इस तरह से गलत ही होता है मैक्सिमम। नाउ 42nd अमेंडमेंट, अगर आपको पता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स के लिए था ये चीज़ इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उस समय इसकी बात चल रही थी, तो आपको पता है, हमें भी नहीं पता था, कई लोगों को नहीं पता होता है, कोई रूल काम नहीं करेगा, ये फैक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगला बढ़ते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ पे राइट्स आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन, तो क्लेम कौन करेगा, सिटीजन करेगा। दोनों स्टेटमेंट सिमिलर थे, और ये आपको अगर आप बेस्ट स्टेटमेंट देखते तो भी इसका आंसर आ जाता। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा लोगों ने सही किया था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बार बार आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पहले भी आपको बताया गया है कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर ऑप्शन में दिखे तो उसके लिए जाना चाहिए, खासकर इन तरह के ऑप्शन से। अगर वर्ल्ड बैंक हो तो थोड़ा सा सचेत रह भी सकते थे, पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यही सब आंसर होता है। नाउ इंडिया स्मार्ट हैकाथॉन 2017 में हुआ। अब इसमें बात की जा रही है कि एवरी सिटी को हम स्मार्ट सिटी बदल देंगे डिकेड में, इट इज टू इम्पॉसिबल, टू एक्सट्रीम। और यहाँ पे बात की जा रही है कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कम्प्लीटली डिजिटल मोड में कर देंगे, अगेन इट इज इम्पॉसिबल। तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाता। ये काफ़ी पूरा इसमें रूल वर्क किया और काफ़ी सिंपली इसका आंसर निकल गया। और ये बेसिकली इन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू, ये तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन दिया, सिंपल डिस्क्रिप्शन। देन हम देखते हैं एमपीसी। एमपीसी उस समय न्यूज़ में भी था, काफ़ी न्यूज़ में था। 12 मेंबर बॉडी नहीं थी, 6 मेंबर बॉडी थी। ऐसे भी जो हमारा फैक्ट स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स होता है तो ये गलत होता है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट जाएगा पहले ही आपका। और इसके चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर क्यों होंगे। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई बनाती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सेट करती है। अगर ये सही होता तो 3 तो इसके साथ कभी नहीं आ सकता है, तो इससे भी ये गलत हो जाता। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, इसलिए इस साल थोड़ा कट ऑफ भी हाई गया था, 104 के आसपास। नाउ वी सी मणिपुर का संकीर्तन। तो इसमें ये क्रिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई संकीर्तन चल रहा है, इतना बड़ा कुछ हो रहा है, तो एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कैसे होगा, इसके साथ कुछ और भी होते होंगे इंस्ट्रूमेंट, तो ये कट जाएगा आपका, क्योंकि 2 गलत है। अब हमारे पास 1 है, तो सॉन्ग एंड डांस फॉर्म है, दोनों में 1 है, तो सही होगा। और आपको ये जानना था या आपको गेस करना था उस समय, अगर आप गेस कर सकते थे कि हाँ कृष्णा के लिए होगा, संकीर्तन नाम भी है, तो आप इसको सही कर सकते थे। तो इसमें आपका रूल प्लस थोड़ा सा नॉलेज दोनों वर्क करता और आप इसमें सही आंसर लाते। रूल से एटलीस्ट आपका 50% ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकता था। अगला हम बढ़ते हैं रियोतवारी सिस्टम में। अगेन सेम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हमें बस इतना ही पता था एग्जाम में भी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड थे, ये मुझे भी आता था। तो मैंने क्या किया, इसे काटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो नहीं होगा, आंसर खुद ही आ गया, ये जानने की जरूरत नहीं थी। थॉमस मुनरो आई हैड रेड बट अलेक्जेंडर आई वाज नॉट टू श्योर, बट आंसर डायरेक्टली आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट पता है तो उससे आपके आंसर्स आ जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको चीज़ें नॉलेज, अगर आपको किसी भी चीज़ में है ठीक से प्रॉपर, तो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी रूप में होता ही है एग्जाम में, वही आपके रूल्स में और कॉन्फिडेंस देता है आपको। तो इसका आंसर आसानी से आ सकता था, मेरा भी सही हुआ था, लोगों का सही हुआ था। नाउ वी कम टू सॉल्विंग द पॉल्यूशन प्रॉब्लम। नाउ पॉल्यूशन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में यहाँ दिया था कि किसी भी कंटामिनेंट को कंप्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। दिस इज समथिंग विच वी ऑलवेज से कि वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, 2 तो गलत ही होगा, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे दिया था कैन बी यूज, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैन बी, इस तरह के वर्ड, सम, कैन बी या अफर्मेटिव वर्ड जो सिंपल तरह के होते हैं वो सही होते हैं, तो 3 होना ही होना है, 3 होना है, इसी में बचा हुआ है, तो यही आंसर होगा। 1 तो होना ही है क्योंकि दोनों में ऑप्शन है। इट इज ए टेक्निक, 1 में तो इसका डिस्क्रिप्शन है या डेफिनेशन है, ये तो सही ही है। आगे बढ़ते हैं।
ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता है तो सबका कोई रूल नहीं है। दीज हैव नो रूल्स टू सॉल्व, दिस इज वेरी फैक्चुअल। ट्रिब्यूनल्स के लिए बैन ऑन स्ट्राइक पे था। इसका एक चीज था कि उसमें काफी स्ट्राइक्स बढ़ चुके थे 1927 के आसपास में भी, तो इसीलिए ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लाया गया था। किसी और को हो सकता है पता हो कोई रूल, बट हमें लगता है कि इसको आपको वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कई सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको उससे समझना है और सही से आंसर करना है, गलत नहीं करना है ये सब। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी चीज को लिमिट नहीं करता है, फंडामेंटल राइट लिमिट करता है, नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दीज आर अफर्मेटिव इन नेचर। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में। डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी, अब देखिए कभी भी आपको सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी आए तो आप ये समझिए कि कंट्रीज उसके आसपास वाले होंगे। अब ब्रिक्स अगर आप देखते हैं तो इसमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, कंट्रीज अलग अलग है जोग्राफिकली, सिंगल मार्केट चलाना डिफिकल्ट है। सिमिलरली G20 में चलाना डिफिकल्ट है क्योंकि अलग अलग जगह पे कंट्रीज हैं। जो सिंगल मार्केट है उसे डिजिटल सिंगल मार्केट क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तो इसका ऑप्शन या तो एशियान होता या तो यूरोपियन यूनियन होता। मैंने आपको पहले भी बोला है, जहां भी यूरोपियन यूनियन आपको दिखे अगर ऑप्शन में, आपको यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऑब्सेशन है यूपीएससी का, यू शुड गो फॉर इट। इसका भी आंसर यूरोपियन यूनियन था। मैंने एग्जाम में इसका आंसर एशियान किया था जो कि गलत था। बाद में मुझे समझ में आया कि ये चीज काम करती है, जो कि आपने 2018 और 19 में भी देखा, यूरोपियन यूनियन ही आंसर होता है मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यार इसका भी कोई ये नहीं है, ये चांदीपुर बीच है, इसका भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पानी कहाँ से रिसीड करने लगेगा फ्यू किलोमीटर्स में। ऐसा कई लोगों ने भावनगर को भी क्लेम किया था, बट यूपीएससी का स्टैंडर्ड मॉडल आंसर यही है। इसी के साथ हम जाएंगे, इसको याद कर लीजिए, हो सकता है ये किसी और फॉर्म में आ जाए अगले साल या इस साल। और इन सारे ऑप्शंस को ठीक से देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं अगले कुछ साल कि कौन कौन सा जगह है ये सब। देन हम आते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट। ना प्रोहिबिशन में पहले तो यहाँ पे दिया हुआ था इट डज नॉट एनी एपलेट, अगर कोई एक्ट बनाया है इसमें एपलेट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये काफी गलत स्टेटमेंट है, ये कट जाएगा पहले। जैसे ही ये कट जाएगा अब आपके पास दो बचेंगे। अब यार यहाँ दिया हुआ था कि प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजेक्शन अगर ओनर अनअवेयर है। तो ऐसा तो कोई भी ओनर कहने लगेगा कि मेरा बेनामी प्रॉपर्टी है, मैं अनअवेयर हूँ उसके बारे में, तो दिस विल बी अगेन रॉन्ग। ऐसे भी नॉट ट्रीटेड, ये सब स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। और प्रॉपर्टीज फॉर हेल्ड फॉर बेनामी या लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन क्यों नहीं करेगा गवर्नमेंट? तो ये स्टेटमेंट सही है, जितना सही है उतना ही ये स्टेटमेंट उतना ही गलत है। ये कट जाएगा, आंसर आपका 2 ओनली आ जाएगा। इसमें रूल काफी अच्छे से वर्क करेगा और इसी तरह आंसर लाया लोगों ने। आप ये मत समझिए ऐसा क्वेश्चन कोई बेनामी पहले से पढ़ के रखता है, ऐसा कभी नहीं होता है। लोग यही करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, समझते हैं, जो उनको लगता है डिफिकल्ट और एक्सट्रीम ऑप्शंस उसको वो एलिमिनेट करते हैं, जो उनको ठीक लगता है उसके साथ जाते हैं। इसी तरह लोगों का नंबर आता है, चाहे वो 150 लाएं, चाहे वो 120 लाएं, चाहे वो हमारे जैसा 110 के आसपास रहें। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू सम रीजन देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ ए बटरफ्लाई। अगेन अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो कोई ड्रास्टिक इंक्रीज कभी भी किसी पे नहीं होगा। तो ड्रास्टिक वर्ड तो हमेशा मैंने बोला भी है आपको। तो 2 ऑप्शन जैसे ही आप काटिएगा, आप 2 बचा, 1 दोनों में है तो 1 पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, वैसे पढ़ लेते हैं। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स, सम तो मैंने बोला है हमेशा सही होता है इस तरह का, और कुड ये सब भी सही होता है, कुड भी हो सकता है किसी का हो जाए। एंड इट कुड लीड, अगेन कैन, कुड, दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर सी आ जाएगा। एक सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज ऑफ वास्प कुछ कुछ बढ़ सकता है, ठीक है भाई। अगर ये हो सकता है सम कुछ ये बढ़ सकता है तो ये भी हो सकता है सम में, तो आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं कि एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल। तो प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट इन कंटिनेंट। अगेन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई ओनली वर्ड को भी देखिए और सिर्फ यही हो और यहाँ नहीं हो। नॉट ओनली, दीज आर अगेन ऑलवेज रॉन्ग, ये कट जाएगा। अब 3 स्टेट दोनों में है तो 3 तो सही होना ही है। तो पढ़ के देख लेते हैं कि क्या है 3 में। इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन लार्ज स्केल फैसिलिटी को बनाना चाहता है, जिससे मे कैन ये सब सही वर्ड होता है। रेज इकोलॉजिकल एंड, तो सही बात है यार, अगर हम बनाएंगे तो इकोलॉजिकल कंसर्न्स तो होगा किसी भी फैक्ट्री को लगाने में। और इकोनॉमिकली वायबल टफ है, एल्गी से बनाना बायोफ्यूल इज नॉट समथिंग कि रोज दिन चल रहा है। वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, राइट। सो देखिए, सेटिंग अप एन इंजीनियरिंग ऑफ द एल्गी बेस्ड रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है, आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, इतना आसान नहीं है इसको बनाना। इसका आंसर बी हो जाएगा। दिस वाज अगेन ए सिंपल क्वेश्चन इफ अंडरस्टूड प्रॉपर्ली विद द नॉलेज। आते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पे। नो, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज समथिंग विच वाज
ट्रिकी दैट ईयर। माल न्यूट्रिशन कम करना है प्रेग्नेंट वुमेन में, वो सही था। इंसिडेंस ऑफ एनीमिया कम करना है, वो भी सही था। तो 1 एंड 2 तो सही था ये। तो 1 एंड 2 तीन ऑप्शंस में थे, तो ये ऑप्शन हट गया पहले। अब आप देखिए, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स एंड टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स। नाउ एग्स में भी कई तरह के एग्स होते हैं, बैकयार्ड पोल्ट्री होगा या पोल्ट्री एग होगा या देसी अंडा होगा। तो सिर्फ पोल्ट्री एग को क्यों प्रमोट करेगा कोई भी न्यूट्रिशन मिशन? दिस इज समथिंग विच यू शुड थिंक। एग्स का कंजम्पशन अगर देता तो ठीक था, अगर पोल्ट्री एग्स का कंजम्पशन देता है तो थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए। ऊपर से एग्स इज एन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जिसका जरूरी नहीं है कि सबको एग्स का अवेलेबिलिटी हो। तो जब मिशन बनता है इस तरह का, स्कीम जब बनता है, स्कीम इज ऑलवेज अ फिक्स्ड स्कीम, मिशन, ये सब का एक टारगेट बेस्ड होता है। और वो इस तरह से छोटा बात नहीं करते हैं कि हमें पोल्ट्री का बढ़ाना है या हमें इसका खाना पीना बढ़ाना है, वो एक बड़ा बात करते हैं। जैसे माल न्यूट्रिशन हमें हटाना है, ये उनका एजेंडा रहेगा। जैसे एनीमिया हटाना है, वो ये नहीं बोलेंगे कि एनीमिया हटाने के लिए यही टैबलेट खिलाना है। इस चीज़ को समझिए, स्पेसिफिक्स उनका उस पर रहेगा कि एनीमिया हटाना है बस, बट ये नहीं रहेगा कि यही टैबलेट्स एनीमिया हटाना है। दैट कैन बी ए फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो उन्हें बेसिकली माल न्यूट्रिशन कम करना है ना। माल न्यूट्रिशन पोल्ट्री एग के कंजम्पशन से तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचेगा ये दो ना। इसमें भी वही था कि मिलेट्स, कोर्स मिल्स और अनपॉलिश्ड राइस, ऐसा हो सकता था, लेकिन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ने ये नहीं कहा। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ने बस ये दोनों कहा। ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ये नहीं कहता है। तो मैं अगला आपको यही बताना चाह रहा था। आपने देखा होगा कि अभी वाले सवाल में भी डिजिटल इंडिया में, या आपने देखा होगा एक और डिजिटल करेंसी में, आजकल सवाल ऐसा आता है जिसमें से जो उसने बोला है बस उतना ही होता है। स्टेटमेंट पढ़ने में सही लगेगा बट होता उतना ही आंसर है। तो आपको बस स्पेसिफिक्स में जाना चाहिए। ये एग्जाम कंडीशन में बनाने के लिए डिफिकल्ट सवाल था, इसका आंसर ये था, बट डिफिकल्ट था। इसमें रूल्स ज़्यादा नहीं लग रहा था, आपको सोच के समझ के बनाना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्री एक्ट 1881 में, तो कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ किया होगा कि वॉज पास विथ, ये फैक्ट दिया है कि ये फैक्ट्री एक्ट ने ये चीज़ बताया, ये पास हुआ उस समय, अलाउ द वर्कर। हो सकता है कुछ और हुआ होगा पास, तो ये गलत हो जाएगा। और एल.एम. लोखंडे वॉज ए पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। अब इतने लोग में आप कैसे नाम याद रखेंगे एल.एम. लोखंडे का? तो आप इसको भी फैक्ट के हिसाब से गलत मानते। तो रूल आपको आंसर डी कहता, पर आंसर डी नहीं है, इसका आंसर बी है। अब ये समझने वाली बात है कि हाँ रूल्स फेल करेगा, इस चीज को एक्सेप्ट भी करना है, ऐसा नहीं कि रूल्स फेल नहीं करेगा। नाउ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पायनियर, जैसे गांधी जी वाज ए पायनियर इन डूइंग समथिंग, जनरली उसको सही मानिए। पायनियर इज समथिंग कि आप ध्यान से उसका साइकोलॉजी समझिए, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है वो आपको बताना चाह रहा है कि इन्होंने लेबर मूवमेंट में अच्छा योगदान दिया। लेकिन अगर कोई होता है कि एल.एम. लोखंडे वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, वो गलत होगा। ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इज समथिंग विच विल बी जनरली रॉन्ग। पायनियर एक ऐसा वर्ड याद रखिएगा, ही वाज ए पायनियर फॉर दिस, फॉर फ्यूचर। ये इससे यही लर्निंग है कि पायनियर स्टेटमेंट इज ए राइट स्टेटमेंट। जब हमारे रूल्स फेल किए, जब हम अगर गलत हो जाता है एग्जाम में, तो हम उससे कुछ सीखते हैं। तो ये सीखने वाली बात इसमें है, पायनियर इज द कीवर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मिटिगेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है कि इमिशंस को कैसे कार्बन सिक्विस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो डिप्लीटेड रिजर्वायर से तो कर ही सकते हैं, कोल सीम से भी कर सकते हैं, सबटेरेनियन से भी कर सकते हैं। जब तक आपको पता नहीं हो कि इन सब से नहीं कर सकते हैं, तब तक आप इसमें हमेशा 1, 2 एंड 3 के लिए जाइए, यही बेसिक रूल भी कहता है। बटलर कमिटी 1927, अगेन रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडियन स्टेट्स। तो ये वाला भी आपको पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो इसमें आपका गड़बड़ हो जाएगा। हिस्ट्री के ऐसे सवाल आए थे 2017 में। देन डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट न्यूज़ में चल रहा था सोलर पावर के लिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये सारे मॉक्स में भी था। तो मॉक्स आपको ये हेल्प करता है कि आपको ये सब क्वेश्चंस दिख जाते हैं मॉक्स में। देन न्यूक्लियर समिट आर पीरियोडिकली अंडर द, मैंने पहले ही बताया इस तरह के फैक्ट गलत होते हैं कि यूएन के अंदर न्यूक्लियर समिट हो रहा होगा हर बार पीरियोडिकली, गलत। इंडियन पैनल, इंटरनेशनल पैनल ऑफ फिशारीज एंड ऑर्गन ऑफ इंडिया, ये भी गलत होगा। अगेन इट इज ए फैक्ट कि इसके अंदर ये है, तो ऐसा जनरली गलत कर देते हैं ये लोग, ये भी गलत होगा, आंसर डी आ जाएगा। ये ऐसा सवाल है जिसमें रूल्स
परफेक्टली वर्क करता है कि रॉन्ग वाला जो होता है वो था रॉन्ग, और इस सवाल में आपको रूल्स पे कॉन्फिडेंस दिखाना होगा क्या इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद भी हम में से कई लोग जो देख रहे हैं वो सोचेंगे कि नहीं इस साल रूल को शायद पलट दिया गया होगा, ये शायद सही होगा ऐसा। अब जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो 2017 से 18 से 19 में तीनों बार उनका गलत हो रहा होगा आंसर, क्योंकि यूपीएससी इस चीज को अभी तक नहीं बदला है, और हम हमेशा सोचते हैं कि शायद इस साल ही यूपीएससी ने बदल दिया होगा। तो you should always go with the trend, flow with what UPSC is doing rather than trying to over smart UPSC. Don't think about that. अगर जो चीज सही है, अगर आपको सही लगता है आप बढ़िए और आप आंसर देके आइए। ना एनपीएस वाला क्वेश्चन भी आसान सा था, ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएगा, ओनली दिया हुआ था। अब इसमें दिया हुआ था ऑल सेंट्रल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज का हमेशा से और एक डेट भी दिया हुआ था। तो 2004 के बाद क्या हुआ था कि जो भी ज्वाइन किए थे उनका एनपीएस स्टार्ट हुआ था, बट आर्म फोर्सेज इंडिया में हमेशा ट्रीट होते हैं डिफरेंटली, दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली, डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें क्योंकि इंक्लूडिंग वर्ड दे दिया था इसलिए ये गलत हो जाता है, और इसका आंसर ये था ऑल स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी ज़्यादा टफ नहीं था, इट कुड हैव बीन सॉल्व्ड। आगे बढ़ते हैं। नाउ तीस्ता रिवर, नाउ इट वाज आल्सो ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यू शुड हैव अंडरस्टूड, क्योंकि ये अगर आपको पता है, लेकिन अगर आप सोचें ध्यान से थोड़ा सा देखिए, कोशिश करते हैं कि क्या किया जा सकता था। हाइंडसाइड बायस तो है ही। सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड फ्लोज थ्रू सिक्किम। अगर हम मान लें कि ब्रह्मपुत्र के जैसा और ये सिक्किम से फ्लो कर रहा है, और ये मान लीजिए हम अपना इंडिया का इस तरह से मैप बनाते हैं, लेटेस्ट से रफ मैप, तो लेटेस्ट से कि अगर ये सिक्किम से इधर से फ्लो करके यहाँ से इस तरह से फ्लो कर रहा है, यहाँ ऐसे इस जगह से मान लीजिए, यहाँ पे यहाँ बे ऑफ बंगाल था, यहाँ बांग्लादेश मान लीजिए, तो बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश में क्रॉस करेगा ये रिवर, पहले इधर से बांग्लादेश में, और फिर वो जाएगा बे ऑफ बंगाल में। अगर ये ईस्ट साइड से फ्लो कर रहा है तो वो ऑन द बॉर्डर पे कभी नहीं होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ध्यान से समझिए, वो तब बांग्लादेश से ही गिर जाएगा, वो बॉर्डर से नहीं गिर पाएगा। तो अगर इसे आप 1 और 3 एक साथ नहीं हो सकता, इतना हम कर सकते थे, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको इसमें से कोई एक आंसर देखना था, इसके लिए आपको सोचना था और कोशिश करना था निकालने का। 2 तो सही है ही क्योंकि दोनों में है, तो 3 सही है या नहीं है ये आपको सोचना था। लेकिन 1 और 3 एक साथ नहीं हो सकता है, ये आपको 100% इससे पता चलता है। तो अगर आपको ये पता चल जाता है, अगर कोई हायर लेवल थिंकिंग कर सकता है कि 1 और 3 एक साथ नहीं हो सकता है, और क्योंकि हमारे पास अब 3 बचा है ऑप्शन में, 3 1 के साथ नहीं जा सकता है, 1 हट चुका है, इसका मतलब 3 सही था, इसका मतलब 2 और 3 सही था। इसके लिए आपको काफी कॉन्सेप्चुअली सोचना पड़ेगा, जैसे बताया जा रहा है। सब लोग ऐसा नहीं सोच सकते, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ तक पहुंचिए, बट जो सोच सकते हैं और जो समझ पा रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या बताना चाह रहे थे। जीका वायरस उस समय न्यूज में था कि भाई ये सब सारे क्वेश्चंस मॉक्स में आते थे, जो मॉक से फायदा होता है यही सब क्वेश्चन में होता है, और ये नहीं आता था, पहला वाला तो आता ही था। और इज पॉसिबल एक ऐसा वर्ड है, अफर्मेटिव वर्ड है कैन के जैसा, तो भाई ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। BIS इज मैंडेटरी, ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ था एग्जाम में। एगमार्क की जो क्वालिटी, ये मुझे पता था कि ये गलत ही दिया होगा। एगमार्क इंडिया का है तो FAO क्यों करेगा, और वैसे भी उसके बाद मैं जान गया कि ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्स इस तरह के सब गलत होते हैं, तो ये गलत हो गया। और फिर मैंने सोचा कि टायर में BIS नहीं होगा तो स्टैंडर्ड BIS होना जरूरी है। मुझे लगा कि मैंडेटरी वर्ड एक ट्रैप है, तो इसे गलत मान लूँ। रूल्स फेल करते हैं, वी डोंट डिनाई, क्योंकि मैंडेटरी वर्ड जनरली बोला जाता है गलत है ये, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो फिर मैंने सोचा कि टायर में कहीं ना कहीं तो हमने देखा है, और उसके बिना अगर ये कोई सर्टिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तो टायर कंपनी मैन्युफैक्चर कैसे करेगी। तो इसीलिए ये सही था, ये गलत था। एग्जाम में आंसर सही हुआ था, लेकिन रूल्स फेल कर जाएंगे अगर आप सिर्फ रूल्स से जाएंगे। हेंस नॉलेज प्लस रूल्स, KR ऑलवेज वर्क। देन वी कम टू नेशनल, ये जो यार था नाम उस समय पूरा न्यूज में था, अभी भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, और इसे नेशनल मार्केट मिल जाता है, इसलिए दोनों सही था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ NIPR नेशनल, ये भी न्यूज में चल रहा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडिया दोहा डेवलपमेंट एग्रीमेंट ट्रिप्स, बिल्कुल यही सब है इसके बारे में, और DIPP इसको कंट्रोल करता है IPR में, ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर एकदम कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूज बेस्ड क्वेश्चन। अगेन मॉक में यही सब सवाल रहते हैं न्यूज से, इसलिए आपका ये सब सही होना चाहिए। नाउ 1972 में
बोला गया है कि किसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैन नॉट बी हंटेड बाई सम प्रोविजन, मतलब कोई ना कोई प्रोविजन है प्रोटेक्शन का। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सारे वाइल्ड हैं। अगर वाइल्ड एनिमल्स है, घड़ियाल एक ऑलरेडी हम जानते हैं कि क्रोकोडाइल जो है इन सब में काफ़ी रेयर स्पीसीज हैं, और कोई ना कोई प्रोविजंस ऑफ द लॉ में यहाँ लिखा है कैनॉट बी हंटेड, तो मतलब हंट नहीं किए जा सकते। तो इतना आसानी से ये सब जो डिफिकल्ट एनिमल्स हैं उनको हंट करने का तो कोई भी प्रोविजन, कोई ना कोई प्रोविजन होगा जिसमें ये दिया ही होगा कि नहीं करना है। सो जनरली इसमें आपको ये देखना था कि इसमें कह रहा था कि कैनॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट सम प्रोविजन, किसी किसी में किया जा सकता है लेकिन जनरली नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन के लिए एक्ट है, एंड दीज आर वाइल्ड एनिमल्स जिसको हमें प्रोटेक्ट ही करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये जाना चाहिए कि कभी कभी आपको मिल सकता है मौका, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा कि नहीं दिया जाएगा। 1972 का एक्ट ही इसीलिए बना है जनरली, और ये सब सारे हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड वनरेबल, हाईली वनरेबल स्पीसीज थे। इसी क्वेश्चन में अगर दिया होता वाइल्ड एस की जगह या वाइल्ड बोफेलो की जगह सिर्फ बोफेलो दिया होता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। ये जो वाइल्ड है ना, ये आपको यहाँ पे काफी गाइड कर रहा था कि ये तो होगा ही, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। और घड़ियाल तो ऑलरेडी खुद भी ज़्यादा ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड टाइप स्पीसीज है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला गया है, तो लेजिस्लेशन कभी नहीं आया फंडामेंटल ड्यूटी को करने के लिए, एंड दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटी, ये भी गलत है। फंडामेंटल ड्यूटी डिफरेंट है, लीगल ड्यूटी डिफरेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको स्पेसिफाइड है कि इतने ही फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे हेलमेट पहन के जाना एक लीगल ड्यूटी है और फंडामेंटल ड्यूटी शायद ना हो। तो ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, डिफिकल्ट था एग्जाम कंडीशन में समझना। कई लोगों को लगा कि हाँ लेजिस्लेटिव प्रोसेस दिया गया है इन्फोर्स करने के लिए इन ड्यूटीज को। दीज आर बेसिकली नॉट लाइक फंडामेंटल राइट्स। नाउ अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इन तीनों के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो हम सुने भी होंगे, तो काफी लोग बस इतना जानते थे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन थे। नाउ रूल ये कहता है कि अगर 1 and 1 and 2 3 अगर ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादा हैं 50% या उससे ज़्यादा, तो इसके लिए जाना चाहिए। तो मैं एग्ज़ाम में इसके लिए गया था, बट ये गलत निकल गया क्योंकि मैंने और बाकी सुना ही नहीं था, राधा कामदेव और ये गजुलू चट्टी। तो आंसर इसका एक्चुअली बी था और ये वाला गलत था। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें रूल्स फेल कर गया एक्चुअली। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द फेलियर्स। नाउ विच ऑफ द, तो हमें पता है कि जो हमारा प्रीएम्बल उसमें लिबर्टी वर्ड आता है, उसके बाद 3-4 चीज़ें आती हैं लाइन से। कभी उल्टा नहीं बोला गया है प्रीएम्बल में, लिबर्टी बाद में नहीं आता। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये तो हमें किसी भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं, आंसर ये है, सिंपल सा। नाउ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, QCI जो है, इसमें जनरली देखा जाएगा तो ये स्टेटमेंट तो फिर भी ठीक लग रहा था कि इंडियन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया होगा, लेकिन चेयरमैन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकमेंडेशन, ये बहुत कम लोग को पता था और ये कई लोग का गलत भी हुआ था। रूल्स भी कहता है कि ऐसा स्टेटमेंट जनरली गलत होता है, पर इस बार सही था। यही यूपीएससी ने ट्रैप किया था। ये जो मृणाल सर बोलते हैं एंटी गैस मास्टर गिरी, तो उस साल काफ़ी कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कहीं कहीं रूल्स फेल कर रहा था। तो जहाँ जहाँ फेल कर रहा था वहाँ आपको बताया जाएगा। और ओवरऑल आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चन में से 31 क्वेश्चन में रूल सही था और 12 क्वेश्चन में रूल गलत था। तो हमेशा आपको पॉजिटिव ट्रेड ऑफ ही होता है रूल्स अप्लाई करने से। तो ये वाला भी आपको अगर नहीं पता था तो आप रूल अप्लाई करते तो गलत हो जाता, अगर आप छोड़ते तो आपके नंबर नहीं कटते। यही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या काम है। यहाँ देखिए स्मॉल को देगा ही, यहाँ भी स्मॉल वर्ड है, क्रेडिट देना ही काम है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। अब एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करना उनका काम थोड़ी होगा, इसके लिए तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है। तो सिमिलर स्टेटमेंट जो थे और सही स्टेटमेंट थे उसके लिए ये आंसर हो जाएगा। रूल्स यही कहता भी है ना। ये देखिए AM एशिया पैसिफिक ये जो दिया हुआ था। अब यार एशिया पैसिफिक पहली बार इस डेट ईयर जो दिया है, इतना चीज स्टैटिस्टिक्स सही नहीं होगा। और इंडिया हर एनुअल मीटिंग्स कर रहा होगा, ये भी गलत है। इतना पार्टनर्स के साथ, इतना फैक्ट, इतना स्टैट्स और इतना ऑल वर्ड है, तो ये गलत होगा। रूल्स काफ़ी अच्छा वर्क करता है और इसका आंसर ये आ जाएगा, इसलिए भरोसा रखना चाहिए। कौन सा सबको पता है कि क्या कब हुआ था। बहुत लोग हैं जो पढ़ते हैं बट इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें पता था कि ये है, बट इतना थोड़ी पता रहेगा कि इतना सारा कॉन्फ्रेंस इंडिया ने, हर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, इतना ज़्यादा पढ़ने का में ट्रिकी हो जाता है ना। डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू था कि भाई इंटेलिजेंस है। डेमोक्रेसी का यही मतलब ही है कि हर आदमी को अधिकार है और वो अपना एक्सरसाइज करता है।
ये बाकी रैंडम ऑप्शन थे। डायनामिज्म, सुपीरियर इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है, कोई मतलब ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है। डेडिकेटेड पार्टी वर्कर क्या चाहेगा, तो इसका आंसर था कि बेस्ट सूटेड आंसर जो होता है वही पोलाइटिक आंसर होता है। यूपीआई पेमेंट, यार ये भी आसान सा क्वेश्चन था पिछले उस साल के हिसाब से, क्योंकि डिजिटल टोटली कभी नहीं होगा, ड्रास्टिकली कभी नहीं होगा। डीबीटी और ये सब के लिए यूपीआई आया ही नहीं था, ये मोबाइल वॉलेट के लिए आया था। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा था ऑप्शन, आपने मोबाइल वॉलेट देखा होता, यूपीआई देखा होता, पेमेंट देखा होता, सीधे ऑप्शन के लिए टिक लगा देना था, कंफ्यूज नहीं होना था। इवेंट होराइजन, ये भी वर्ड आजकल पढ़ लिया है हमने, तो सिंगुलैरिटी भी अब पढ़ लिया है। उस समय हमें बस स्ट्रिंग थ्योरी आता था, पता था कि ये यूनिवर्स के समझने से रिलेटेड है। तो अगर आप कोई भी एक वर्ड जानते तो आपको यूनिवर्स का अंडरस्टैंडिंग ये चीज समझ में आ जाता है कि यूनिवर्स से रिलेटेड, और ये सब तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स है ना। तो ये सब सोलर लूनर इक्लिप्स छोटा चीज है। जब अगर स्ट्रिंग थ्योरी की बात हो रही है, यूनिवर्स की बात हो रही है, तो बड़े ऑप्शन के लिए जाइए। ना जीनोम स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग था, बार बार ये सवाल आता है जीनोम सीक्वेंसिंग का। कैन भी हमेशा सही होगा। टेक्निक्स हेल्प्स इन, अगेन अफर्मेटिव। कैन बी यूज्ड टू डिसाइफर, कैन भी हमेशा सही होता है, एसएनटी का सवाल है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर से। डायरेक्ट क्वेश्चन, नो रूल्स, नथिंग, नो ब्रेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है कि कोरिलेटिव है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, समझने का चीज है कि ऐसा नहीं है राइट्स आर पर्सनल इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी, ये सब तो रैंडम है। पर्सनल राइट्स कैसे है, राइट्स आर ऑल्सो कलेक्टिव इन नेचर। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट, कैसे ड्यूटीज इंपॉर्टेंट क्यों नहीं एडवांसमेंट के लिए। ड्यूटीज नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप स्टेटमेंट भी देखते तो ये वेवर्ड स्टेटमेंट थी और ये एक अच्छा स्टेटमेंट था, इसलिए ये सही हो जाता। माइंड ऑफ द मेकर्स जो है, माइंड का मतलब क्या होता है कि आपने किस चीज में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक डाल दिया। तो सबसे पहले आपने फंडामेंट प्रीएम्बल जो आपने बनाया आगे में फंडामेंटली, उसमें आपने सब डाल दिया। बाकी सब चीज में तो थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि ये है, लेकिन प्रीएम्बल उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। ये अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब यार कोहिमा से कोटायम तक आना था। मैप इंडिया का आपको देखना बहुत जरूरी है। असम आते आप, वेस्ट बंगाल आते, उड़ीसा आते, आंध्रा आते, कर्नाटका जाते, केरला जा सकते थे। आपको ये पता था अगर, तो आप यहाँ पे दोनों को मिला के साथ करते। ये एग्जाम में हमारा सही हुआ था क्योंकि हम गिनने में सफल हुए थे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैसे एक्सरसाइज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, यही सब तो कुछ चीज होते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन आवर एंड एडजस्टमेंट मोशन। अगर आपको ये दोनों भी पता था तो आप आंसर लेते आते, क्योंकि 1 और 2 सिर्फ इसी में था, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी यही काम करता है। तो इसका भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। तो ये हमारा फर्स्ट 50 क्वेश्चंस के एनालिसिस को कंप्लीट करता है। इसमें हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस वेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो, फैक्चुअल ऑल्सो, डिफिकल्ट ऑल्सो, सिंपल ऑल्सो, रूल्स विल वर्क ऑल्सो, रूल्स मे नॉट वर्क ऑल्सो। सो द बेस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चंस कि क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे अब एडजस्टमेंट मोशन है तो इसको पढ़ लीजिए, पोलैटी में इसको पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन आवर में क्या होता है। अगले साल कहीं क्वेश्चन आवर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दिया उसको पढ़ लीजिए। कोहिमा देख लीजिए कहाँ है, कोटायम देख लीजिए कहाँ है, अच्छे से समझ लीजिए मैप्स को। यही तो इसका गेम है कि अगर आप जितना अच्छा से समझते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग हर साल आता है। अब इवेंट होराइजन क्या बोलता है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या बोलता है, जब वर्ड दिया हुआ है यूपीएससी के पेपर में, देन इट इज अ वेरी सैक्रोसैंक्ट वर्ड, तो उसको तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब ये आ गया, पहली बार आपको नहीं पता था, मान लीजिए अर्बन हाउसिंग वाला, कुछ लोगों ने पढ़ा था APMCHUD, तो आप देख लीजिए, इस बार देख लीजिए क्या होता है, कैसे होता है। ये सीखने की चीज़ है जो आपको सीखना है इससे। So in the next video we'll complete the remaining questions. Thank you so much for watching, and I'll again insist कि utilize the time properly. This time is not going to come again and again. मैं हमेशा इस चीज़ पे emphasize करूँगा कि जितना आपका मोमेंटम कैरी करिएगा, अभी आपके पास समय है। आपको इस बार वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी एक टाइम मिला है कि वर्क फ्रॉम होम में आपके पास कुछ टाइम अगर बचता है, घर में कम्यूटेशन टाइम एटलीस्ट बचता है आने जाने का ऑफिस, उसको प्रॉपरली यूज करिए। टाइम कैन नेवर बी परचेज्ड बाय मनी। समय को आप नहीं खरीद सकते। एक बार समय चला गया, देन यू विल हैव नो टाइम टू थिंक कि आपने समय कैसे वेस्ट किया था। इसलिए समय को बर्बाद ना करें, समय का सदुपयोग करें, चीज़ों को पढ़ें, चीज़ों को समझें, अधिक से अधिक क्वेश्चंस देखें यूपीएससी का कैसे बनता है। एक ही क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार देखें कि आपको कोई और इनसाइट पता चलता है। उस चीज़ को गूगल करें, उस चीज़ को विकिपीडिया पर ढूंढें, उस चीज़ को बुक्स में पढ़ें। और अभी के समय में अब आप देखें कि आपने जो भी हर दिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 1 से 2 पेपर मॉक के जरूर दें और 2 से 3 घंटे पढ़ें। दोनों का सामंजस्य बनाएं। लास्ट में फिर आप सिर्फ
टेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी आपके पास पढ़ने का समय है आधा एक महीना, जहां भी आपको वीक पॉइंट लगता है उसको स्ट्रेंथन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल कम बैक with the next 50 questions in the next video.